आप सभी का श्याम संगीत अकादमी में स्वागत है। इस चैनल पर आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी होगी। आज की इस विशेष और गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज का जो मुख्य विषय है वो है भारतीय लोक और जनजातीय वाद्य यंत्रों की विकास यात्रा। इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए स्रोतों में एक वाद्य का जिक्र मिलता है, त्रिपुष्कर। हाँ, त्रिपुष्कर। इसका निर्माण मिट्टी और जानवरों की खाल का उपयोग करके किया गया था और इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके 3 भाग थे। जो लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से नोट्स बना रहे हैं उनके लिए इसके तीनों भागों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो 3 भाग हैं ऊर्ध्वक, आलिंग्यक और आंकिक। ऊर्ध्वक, आलिंग्यक और आंकिक। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर 3 भाग ही क्यों? क्या ये ध्वनि की विविधता के लिए था? हाँ, ये ध्वनि की विविधता का ही एक प्राचीन विज्ञान था। मतलब एक ही वाद्य से अलग अलग पिच और टोन निकालने की कोशिश। बिल्कुल। और जब इस संगीत को व्यवस्थित करने की बात आई तो प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का वर्गीकरण हमारे सामने आता है। नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्रों को उनकी ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, और वो 4 श्रेणियां हैं अवनद्ध, तत्, सुषिर और घन। जो कि बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान भी ध्वनि को इन्हीं 4 तरीकों से देखता है: खाल, तार, हवा और ठोस पदार्थ। तो ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने ध्वनि को केवल कला नहीं बल्कि एक सटीक विज्ञान के रूप में भी समझा था। तो चलिए इन श्रेणियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्रों की। अवनद्ध वाद्य, जिन्हें अंग्रेजी में मेम्ब्रेनोफोन्स भी कहा जाता है, ये किसी भी लोक नृत्य या धार्मिक अनुष्ठान की असली धड़कन होते हैं। इनका निर्माण लकड़ी या धातु के खोखले ढांचों पर जानवरों की खाल को कसकर खींचकर किया जाता है। और यहाँ जो विज्ञान काम करता है वो है तनाव, या जिसे हम टेंशन कहते हैं। जैसे एक रबर बैंड को खींचने पर उसकी आवाज तीखी हो जाती है और ढीला छोड़ने पर भारी हो जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही इन वाद्यों में रस्सियों या पट्टियों के तनाव को बदलकर ध्वनि की पिच को नियंत्रित किया जाता है। और इसी अवनद्य श्रेणी में एक वाद्य का जिक्र है जो आकार में बहुत विशाल है, पंचमुख वाद्यम। पंचमुख वाद्यम, इसका निर्माण कांसे यानी ब्रॉन्ज के एक भारी भरकम ढांचे पर किया जाता है और इसमें 5 अलग अलग मुख होते हैं जो एक समान स्तर पर बने होते हैं। और इसके पीछे का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये 5 मुख भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतीक माने जाते हैं। और उन 5 मुखों के नाम हैं सद्योजातम, ईशानम, तत्पुरुषम, अघोरम और वामदेवम। बिल्कुल। और इसे बजाने का अधिकार केवल परशिव समुदाय को है जो इसे दोनों हाथों से बजाते हैं। ये साफ दिखाता है कि वाद्य यंत्र केवल एक उपकरण नहीं है बल्कि वे एक पूरी जीवन शैली और धार्मिक पहचान का हिस्सा हैं। और धार्मिक पहचान की बात हो और बनारस के घाटों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बनारस के संदर्भ में स्रोतों में 2 प्राचीन अवनद्ध वाद्यों का बहुत ही सटीक वर्णन मिलता है, हुडुक और नगाड़ा। हुडुक मुख्य रूप से कहार जाति से जुड़ा एक प्राचीन वाद्य है और इसके वादन की एक बहुत ही खास तकनीकी बात है। हाँ, मैंने देखा कि इसमें 3/3 या 4/4 के योगात्मक यानी एडिटिव बोल बजते हैं। अब ये जो एडिटिव बोल है ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता तो है। इसका असल में क्या मतलब होता है, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई सीधी सपाट मार्चिंग वाली लय नहीं है। एडिटिव बोल का मतलब है कि लय एक सीधी रेखा में नहीं चलती बल्कि वो छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक जटिल पैटर्न बनाती है। बिल्कुल जैसे गणित के अलग अलग ब्लॉकों को जोड़कर एक खूबसूरत डिजाइन तैयार किया जा रहा हो। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और वहीं दूसरी ओर बनारस का जो नगाड़ा है वो चमार जाति द्वारा बजाया जाता है। और इसे बजाने के लिए फटकैना नाम की विशेष छड़ियों का उपयोग होता है। फटकैना छड़ियां। और जब कलाकार इसके बीच के हिस्से पर, जिसे टिक्की कहते हैं, वहां चोट करता है तो क्या होता है? तो एक बहुत ही गहरी अनुगूंज पैदा होती है जिसे रेजोनेंस कहते हैं, जो पूरे माहौल को ऊर्जा से भर देती है। बनारस के इन भारी नगाड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लय के एक और जटिल रूप को देखते हैं, मणिपुर का पुंगचोलोम। पुंगचोलोम मणिपुर की रासलीला की प्रस्तावना के रूप में किया जाने वाला एक ड्रम नृत्य है जिसमें नर्तक ड्रम बजाते हुए हवा में कलाबाजियां आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला गणितीय नियम सामने आता है। हाँ, इस नृत्य में नर्तक की आंखों की दिशा और उसकी दूरी बाकायदा तय होती है। ये दूरियां हैं पास के लिए 2.6 मीटर, मध्य के लिए 4.3 मीटर और दूर के लिए
लिए 6 मीटर। अब कोई सोच सकता है कि आखिर नृत्य में इन सटीक दूरियों का क्या काम है? तो इसका जवाब मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान में छिपा है। बिल्कुल। जब एक नर्तक हवा में उछल रहा है, गोल घूम रहा है और साथ ही ताल भी बजा रहा है, तो उसका दिमाग कई चीजों में बटा होता है। अगर उसकी नजर का कोई एक निश्चित बिंदु नहीं होगा तो उसका शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और दृष्टि को इन सटीक दूरियों पर केंद्रित करने से नर्तक एक तरह की ट्रांस अवस्था में चला जाता है। यही वो दृष्टि का गणित है जो उसे गुरुत्वाकर्षण और लय के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये शरीर विज्ञान और संगीत का एक अद्भुत संगम है। और अब चलते हैं उत्तर की वादियों में कश्मीर की तरफ। कश्मीर घाटी के संगीत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है तुम्बक, जिसे गॉबलेट के आकार का ड्रम कहा जाता है। इसे मजबूत लकड़ी को अंदर से तराश कर और प्राकृतिक खाल मढ़कर बनाया जाता है। रिसर्च में इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका गहरा और हार्मोनिक स्वर बताया गया है। तो ये हार्मोनिक स्वर क्या होता है? हार्मोनिक स्वर का मतलब है कि जब आप वाद्य पर एक बार चोट करते हैं तो सिर्फ एक सपाट आवाज नहीं निकलती, बल्कि उस एक मुख्य आवाज के साथ कई और बारीक गूंजती हुई ध्वनियां भी पैदा होती हैं। बिल्कुल, जो एक दूसरे के साथ तैरती हुई महसूस होती हैं और ये आवाज में एक तरह की गहराई और मिठास पैदा करता है। शायद यही कारण है कि सूफियाना महफिलों की कल्पना तुम्बक की इस गूंज के बिना की ही नहीं जा सकती। सही कहा। और अब अगर हम पहाड़ों से उतरकर गोवा की तरफ आएं तो हमें ताशा की तेज धड़कन सुनाई देती है। ताशा की उत्पत्ति गोवा के मांड क्षेत्र से मानी जाती है और इसमें बकरी के चमड़े का उपयोग होता है। ये फाल्गुन मास में 12 दिनों तक चलने वाले शिग्मोत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। और सबसे अच्छी बात जो स्रोतों में बताई गई है कि इस विरासत को बचाने के लिए महेश गावड़े जैसे कलाकार आज भी काम कर रहे हैं। हाँ, जो ताशा वादन की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका ये समर्पण वाकई काबिले तारीफ है। तो अवनद वाद्यों की इस विविधता के बाद अब नाट्य शास्त्र की दूसरी श्रेणी की ओर चलते हैं, तत्वाद या कॉर्डोफोन्स। ये वो वाद्य हैं जिन्हें तारों को खींचकर, उंगलियों से छेड़कर या धनुष से रगड़कर बजाया जाता है। और ये वाद्य भारतीय रागों के मूल आधार हैं। इसी श्रेणी में एक बहुत ही रहस्यमयी वाद्य का वर्णन मिलता है, किन्नरी वीणा। किन्नरी वीणा का संबंध आधी मानव और आधी पक्षी रूप वाली पौराणिक किन्नर प्रजाति से जोड़ा जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है बृहती किन्नरी, जिसमें आवाज को गूंजने के लिए 3 लौकी का उपयोग होता है। और दूसरा है लघु किन्नरी, जिसमें केवल 2 लौकी का उपयोग होता है। ये सूखी लौकी का उपयोग करना भी एक कमाल की तकनीक है, क्योंकि अंदर से खोखली होती है जो ध्वनि को एम्पलीफाई करने का काम करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के स्पीकर काम करते हैं। लेकिन किन्नरी वीणा का जो सफर रहा है वो थोड़ा उदास करने वाला है। हाँ, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों जैसे संगीत रत्नाकर और मुगल काल के आईने अकबरी में इसका जिक्र बड़े सम्मान के साथ मिलता है। मतलब कभी ये राज दरबारों की शान हुआ करती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये वाद्य यंत्र गुमनामी में चला गया? इसका सीधा सा कारण तकनीक और समय का बदलाव था। जैसे जैसे संगीत जटिल होता गया, कलाकारों को नए वाद्यों की जरूरत महसूस हुई। सही बात है। और किन्नरी वीणा की जगह धीरे धीरे सितार और रुद्र वीणा ने ले ली, जिनमें तारों की संख्या अधिक थी और जिन पर तेज गतियां बजाना आसान था। आज हालत यह है कि किन्नरी वीणा केवल तेलंगाना और महबूब नगर के कुछ ग्रामीण लोक कलाकारों तक ही सीमित रह गई है। इतिहास कैसे नई चीजों को अपनाता है और पुरानी को पीछे छोड़ देता है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। खैर, अगर हम अन्य श्रेणियों घन और शुशिर वाद्य की बात करें, तो घन वाद्य वे ठोस धातु या लकड़ी के वाद्य हैं जिन्हें ट्यूनिंग की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे बनारस के अहीर समुदाय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले करताल और जोड़ी। इनका काम बस समय और लय को सटीक बनाए रखना होता है। और शुशिर वाद्य हवा के दबाव से बजने वाले वाद्य हैं, जैसे बांसुरी या सींग। इन चारों श्रेणियों का एक साथ बजना ही किसी भी लोक प्रदर्शन को संपूर्ण बनाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सदियों से बिना किसी किताबी दस्तावेज के ये विद्या बची कैसे रही? और इसका जवाब है गुरु शिष्य परंपरा और घराना प्रणाली, जो पूरी तरह से एक मौखिक परंपरा थी। संगीत के ज्ञान को एक गुप्त विद्या के रूप में देखा जाता था, जिसे गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य को सौंपता था। इसमें केवल तकनीक नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि वाद्य यंत्र के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव पैदा किया जाता था। वाद्य यंत्र को महज एक लकड़ी या चमड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई माना जाता था। लेकिन आज हम जिस युग में हैं, वो उस पारंपरिक दुनिया से बहुत दूर आ चुका है। हमारी चर्चा अब डिजिटल युग के दरवाजे पे खड़ी है।
इस बदलाव की शुरुआत में एक बड़ा नाम आता है जी नारायण का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तालमाला का आविष्कार किया। इसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों पद्धतियों के तालों के ठेके पहले से सेट थे, जो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे पहले अगर किसी कलाकार को अभ्यास करना होता था तो उसे हमेशा एक संगतकार की जरूरत होती थी। लेकिन इस मशीन ने उस निर्भरता को खत्म कर दिया और ये तकनीकी क्रांति केवल इलेक्ट्रॉनिक तालमाला तक ही सीमित नहीं रही। आज के दौर में स्मार्टफोन ऐप्स ने इस शिक्षा को इतना सुलभ बना दिया है जिसकी कल्पना भी कुछ दशक पहले नहीं की जा सकती थी। आज तानपुरा का डोन, तबले का नगमा और सटीक टेम्पो मोबाइल की स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। ये डोन या तानपुरे की वो लगातार बजने वाली गूंज ही होती है जो संगीतकार के लिए एक कैनवस का काम करती है, जिस पर वो अपने सुरों के रंग भरता है। और अब ये कैनवस डिजिटल रूप में हर किसी की जेब में है। लेकिन तकनीक का सबसे चौंकाने वाला पड़ाव तो संकर या हाइब्रिड वाद्य यंत्र है। ये पारंपरिक ध्वनियों और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का एक अद्भुत फ्यूजन है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण कुलजीत भामरा का नवाचार है, जिन्होंने केडा म्यूजिक के जरिए एक टच सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक तबला विकसित किया है, जो बजता बिल्कुल असली तबले जैसा है, लेकिन इसमें चमड़ा नहीं बल्कि सेंसर्स लगे हैं। आप कांच या प्लास्टिक के एक पैड पर उंगली मारते हैं और आवाज सदियों पुराने अवनद वाद्य की आती है। और यहीं पर आकर हमारी पूरी चर्चा एक बहुत बड़े वैचारिक मोड़ पर खड़ी हो जाती है। हमने शुरुआत में नाट्यशास्त्र के उन 4 प्राचीन नियमों की बात की थी, अवनद, तत्, शुशिर और घन। अब जरा इस टच सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक तबले को देखिए। इसमें जानवर की खाल नहीं है, इसलिए ये अवनद नहीं हो सकता। इसमें तार या हवा नहीं है और ये प्राचीन करताल जैसा कोई सामान्य ठोस वाद्य भी नहीं है। तकनीक ने उन हजारों साल पुराने नियमों को चुनौती दे दी है। इन नए हाइब्रिड वाद्य यंत्रों को प्राचीन 4 श्रेणियों में बांटना अब पूरी तरह से असंभव हो गया है। यह सचमुच एक लंबा और शानदार सफर रहा है। बारिश की बूंदों से पैदा हुए त्रिपुष्कर से लेकर बनारस के घाटों के नगाड़े तक, राजदरबारों की किन्नरी वीणा से होते हुए आज के स्मार्टफोन ऐप्स और बिना खाल वाले डिजिटल तबले तक, हर एक वाद्य ने अपने समय के समाज विज्ञान और इंसान की रचनात्मकता को दर्शाया है। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये कि जब वाद्य यंत्र डिजिटल हो रहे हैं तो उनमें एक अजीब सी पूर्णता आ गई है। हाँ। कोई सुर नहीं भटकता, कोई ताल नहीं टूटती, सब कुछ एकदम सटीक है। लेकिन क्या इसी डिजिटल सटीकता की दौड़ में हम उस इंसानी चूक या उस मामूली सी अपूर्णता को खो रहे हैं जो इंसान के हाथों से बजने वाले वाद्य में होती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद वो मामूली सी चूक और वो कंपन ही संगीत को एक मशीन से निकालकर इंसान की आत्मा से जोड़ता है। जैसे जैसे हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि कहीं हम पूर्णता की चाह में संगीत की वो इंसानी धड़कन ना खो दें। इस विचार के साथ जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस विषय पर गहराई से जरूर सोचिएगा। ये वाकई ऐसा विषय है जिस पर हम जितना पढ़ें उतना कम है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।